पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, तो क्या लाभ है? ए, अधिक अनुकूलनशीलता। दूसरा, दृढ़ राज्य। सी, जनता द्वारा अधिक सहभागिता। और डी, सत्तावाद की कम संभावना है। तो इसमें क्या आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, दृढ़ राज्य। क्या आंसर होगा? दृढ़ राज्य। जो शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र जो है सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य मतलब राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दृढ़ राज्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो हमारे देश का लिखित संविधान है, सभी को पता है। जो हमारे देश का संविधान है वो लिखित है, लेकिन अलिखित मतलब संविधान काफी किताबों में लिखा ही नहीं गया, कोई उसकी पुस्तक ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका यूएसए, बी यूके, सी पाकिस्तान, डी भारत। अब आपको बताना है कि किसका जो है वो अलिखित संविधान है। तो इसका जो सही जवाब है वो है यूके। क्या आंसर है? उसका सही आंसर है यूके। तो क्या है यूके? क्या है यूके? ब्रिटेन है। तो इसका जो संविधान है वो अलिखित है। तथा यहाँ पर जो है संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। और जो यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत का जो संविधान है वो लिखित है। मतलब ये तीनों का जो है यूएसए का और पाकिस्तान, यूएसए, पाकिस्तान और भारत का संविधान लिखित है, जबकि जो है यूके का जो संविधान है वो अलिखित है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? क्वेश्चन है जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य कौन थे? ए जो है वो कह रहा है आपका कि राजनीतिक दलों द्वारा नामित। बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। सी, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। डी, गवर्नर द्वारा गवर्नर जनरल द्वारा नामित। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो क्या है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारत संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन जुलाई 1949 में किया गया, जिसके कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। जिसमें से 292 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य जो थे वो क्या थे? संविधान सभा का जब अधिनियम किया गया तो उस समय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उस समय इसके सदस्य थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? जो भारत की जो अंतःकालीन संसद है इसमें कितने सदस्य थे? तो इसके जो आंसर हैं वो आंसर पहला है ए 296, बी 313, सी 318, डी 316। तो कितने हैं? इसका सही आंसर है ए। सही आंसर है इसका ए, मतलब 296। इसके जो सही जवाब है वो है 296। भारत की अंतःकालीन संसद में 296 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है आपका ए 1922, बी 1923, सी 1921, डी 1920। इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा 1921। 1921 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष फेडरिक फेडरिक व्हाइट 1921 से 1925 तक रहे थे ये। ठीक है। जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल, जो कि 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा थी वो किसके कहने पर बनाई गई थी? आपके ऑप्शन थे बेवन प्लान, बी क्रिप्स मिशन, सी ऑगस्ट ऑफर, डी कैबिनेट मिशन। तो किसके कहने पर बनाई गई थी? बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर है डी। सही आंसर है कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। जो संविधान सभा थी इसका जो गठन किया गया था, ये संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रित महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? तो इसके जो आंसर हैं, जो ऑप्शंस हैं, वो है ए 1909 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम, डी 1947 का अधिनियम। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1919 का अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। ठीक है। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, इसके द्वारा क्या किया गया था? भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ये तो सभी को पता होगा। ठीक है। ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर वी एन रॉय, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही जो जवाब है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत की संविधान सभा के जो थे अध्यक्ष थे। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान द्वारा सच्चिदानंदन सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। स्थायी नहीं, अस्थायी, टेम्परेरी। जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। ठीक है। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो अध्यक्ष थे, जो स्थायी जो अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंदन सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी सदस्य थे। लेकिन अगर स्थायी की बात करें तो हमेशा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रवाद किसका घोतक है? स्वतंत्रवाद। ऑप्शन है ए स्वतः उदारीकरण, बी प्रवृत्ति तथा बर्ताव, सी सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता, डी धार्मिक रूढ़िवादिता। तो जो स्वतंत्रवाद है तो क्या है? तो पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए ना। तो पूरी तरीके कैसे? सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। ठीक है दोस्तों। और जो है, अगर स्वतंत्रवाद है तो पूरा ही स्वतंत्र होना चाहिए। वही तो स्वतंत्रवाद है। अगर एक ही चीज कर देंगे तो कैसा स्वतंत्रवाद है? इसीलिए जो है ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ठीक है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में, बी भाग 3 में, सी भाग 4 में, डी भाग 1 में। तो हम कहाँ पे देख सकते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है प्रस्तावना में।
दोस्तों कभी कंफ्यूज मत होना, प्रस्तावना और उद्देश्य एक ही चीज होती है, ठीक है। बहुत बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में कि उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना क्या है। आप प्रस्तावना को प्रस्तावना ही समझते हैं, जबकि प्रस्तावना को उद्देश्य भी कहा जाता है। आगे के कुछ क्वेश्चन में हमने उस चीज को कवर करने की कोशिश की है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एक एक क्वेश्चन को भी कई बार हमने इसीलिए रिपीट किया हुआ है, कई तरीके अलग अलग तरीके से पूछ के, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो प्रस्तावना में तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। सब कुछ इसी से ही हो जाता है, ठीक है। बाकी चीजें अलग हैं, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें सिमट रखी है प्रस्तावना में हमने, ठीक है। हमने संविधान का जो सार है, उसकी जो अपेक्षाएं हैं, उसका उद्देश्य है और उसका जो लक्ष्य है तथा दर्शन, सब कुछ उसी में ही, प्रस्तावना में ही ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना जो है में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। ए, एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। बी, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। सी, एक बहुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निर्मित लोकतांत्रिक गणराज्य। डी, एक गणराज्य। तो हमने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हमने कवर करने की उसमें कोशिश की हुई है, ठीक है, प्रस्तावना में। इसीलिए हमने सब कुछ कवर रखा है। तो क्या इसका आंसर हो गया सी, एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। इसमें जो है पूरा ही कवर कर लिया है हमने। तो थोड़ा सा बता देता है इसके बारे में। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है, ठीक है। और दुख है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। ए, सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। बी, समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। सी, लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। डी, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो हमने जो है संविधान की प्रस्तावना में पढ़ा, क्या पढ़ा कि इसको क्या कहा गया है। इसको कहा गया है ऑप्शन नंबर डी, सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो है वो हो जाता है। और हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया। अभी हमने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। अब आपको खुद से बताना है। ऑप्शन दे देते हैं। ए, स्वतंत्रता। बी, समाजवादी। सी, समता। डी, न्याय। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, आप लोग उस पर वो मत करना, ठीक है। तो संविधान कौन सा आदर्श प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया था। तो क्या नहीं था शामिल किया गया था, समाजवादी नहीं शामिल किया गया था। ये वाला क्वेश्चन जो है सही है, समाजवादी नहीं शामिल किया गया था। समाजवादी को हमने बाद में शामिल किया, इंदिरा गांधी के शासन में ये शामिल हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। जनता का प्रभुत्व। बी, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। सी, विधि शीर्ष का प्रभुत्व। डी, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वोट देते हैं, ठीक है, और अपना नेता चुनते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। जो वोट देते हैं, जो नेता बनता है, वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसीलिए जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व लोकप्रिय प्रभुसत्ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। लोकप्रिय, अब थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ एक ऐसी शासन पद्धति से है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से
शासन करती है। प्रतिनिधियों के मतलब अपने नेताओं के माध्यम से हम वोट देते हैं, नेता बनाते हैं, वो हमारा प्रतिनिधि होता है। तो जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ऐसी शासन व्यवस्था में जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने तथा समय समय पर परिवर्तित करने का अधिकार होता है। ठीक है, हम उनको चुनते हैं, हर 5 साल में हम उनको दोबारा से चुनते हैं। ठीक है, तो बार बार उनको परिवर्तित करने का अधिकार होता है। इस साल हमने किसी को बनाया, अगली 5 साल हम किसी और को बना देंगे, जितना कि ठीक है। इस शासन का जो है, इस प्रणाली का विकास सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे लोकप्रिय हो सकता क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो सबको पता है ये कब बना था। ठीक है, तो कब बना? ऑप्शन देते हैं। 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1951 को, 26 नवंबर 1930 को, 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों ये कब बना था? तो इसका सही आंसर है आंसर डी, 26 नवंबर 1949 को जो है भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि 26 नवंबर 19 हम मैंने 26 जनवरी 1950 क्यों नहीं कहा? ठीक है, या इसमें ऑप्शन क्यों नहीं है? तो इसीलिए इसमें ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमें वो चाहिए जब जब जो है हमारा संविधान अंगीकार किया गया था। इसीलिए हमने यहाँ पे जो है ऑप्शन नहीं रखा है। ठीक है, 1950 वाला नहीं तो लोग 26 जनवरी 1950 ही करके आ जाते हैं। तो क्या था? 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की जो उद्देश्य का अथवा प्रस्तावना, मैंने कहा कि दोनों एक ही चीज होती है, प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया तथा संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया, जबकि शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये ऑप्शन क्यों नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की उद्देश्य का या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। अब चलते हैं। ए 3 बार, बी 2 बार, सी 1 बार, डी संशोधन नहीं किया गया। बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर है 1 बार। ठीक है दोस्तों, तो संविधान की जो उद्देश्य का जो प्रस्तावना है, इसका संशोधन सिर्फ 1 बार ही किया गया है। ठीक है, संशोधन जो है 1 बार किया गया है, और वो भी कब? 42वें संविधान संशोधन में 1976 में किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? समाजवाद और पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? ए सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, बी समाजवादी, सी धर्मनिरपेक्ष, डी संघीय। तो किसका नहीं किया गया? इसका सही आंसर है संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय का जो है प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ठीक है, राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में, लेकिन संघीय शब्द का जो है वो नहीं किया गया है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में संघीय शब्द नहीं यूज हुआ है। संघीय शब्द अगर बात करें तो राज्यों के संघ का यूज हुआ है, वो भी कहाँ पे हुआ है? अनुच्छेद 1 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का उल्लेख नहीं है, बी भ्रातृत्व का उल्लेख नहीं है, सी प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख नहीं है, या वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो है वयस्क मताधिकार।
इसका है वयस्क मताधिकार का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। फिर आप लोग कहेंगे उल्लेख तो है, मताधिकार तो उसी का ही पार्ट है। तो पार्ट बिल्कुल है, लेकिन संविधान सभा की में जो है न्याय, भ्रातृत्व एवं प्रतिष्ठा की समानता का तो उल्लेख है, परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। तो आप कहेंगे अगर नहीं है तो फिर कहाँ है? तो फिर ये है संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचन का होने निर्वाचनों का होना जो है वो उल्लिखित उल्लिखित है। ठीक है, और वहां पे इसका पूरा उल्लेख मिलता है आपको। वयस्क मताधिकार का अगर आपको देखना है तो वो अनुच्छेद 326 में मिलेगा, प्रस्तावना में नहीं मिलेगा। जबकि प्रस्तावना में न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, इन सब का ही उल्लेख आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। कहाँ पे होते हैं? ऑप्शन ए मूल अधिकारों में, बी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में, सी उद्देशिका में, डी मूल कर्तव्यों में। तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित कहाँ पे होते हैं? बताइए आप लोग। तो ये सब पहले ही बता चुके हैं, ये सब आपका प्रस्तावना में होते हैं, जिसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका में संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं कि क्या उनके मनोभाव, संविधान निर्माता जिन्होंने संविधान का निर्माण किया उनके क्या मनोभाव थे, ठीक है, और वो उनके क्या आदर्श थे, वो सब उनकी प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होते हैं। यदि संविधान में किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाए यदि संविधान के किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाए तो उद्देशिका निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते हुए मार्गदर्शन करती है। समझ में आया? ठीक है, अगर अगर अब कोई मंतव्य का अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो जो उसका मनोभाव है, जो उसका उद्देश्य का प्रस्तावना है, वो क्या करता है? वही उसका मार्गदर्शन करती है। और क्या होता है, वेलुवाड़ी यूनियन 1960 मामले में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो अभी आपको बताया गया था कि संविधान की सभा में कहाँ पर हुआ है। बताइए आप लोग। ए प्रस्तावना, बी भाग 3, सी अनुच्छेद 368, डी संविधान में कहीं नहीं। बताइए भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? पहले ही बता चुके हैं, संविधान भारत के जो है संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। इसका डी आंसर सही है। ठीक है, संविधान की भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो किसका हुआ है? अगर हुआ है तो वो हुआ है राज्यों के संघ का। ठीक है, भारत के संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 ए में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, कहाँ पे कहा गया है? भाग 1 के अनुच्छेद 1 1 में कहा गया है ना? वो भी संघ ही नहीं कहा गया है, ये कहा गया है राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन है ए परिसंकल्प, बी एकात्मक, सी राज्यों का संघ, डी परिसंघ। तो इसका आंसर भी आपको पता है, क्या कहा गया था अभी बताया है? इसको कहा गया है राज्यों का संघ, इसलिए ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ करके वर्णित किया गया है। संविधान के अभी बताया था आपको कि भारत के संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, किसका संघ होगा? राज्यों का संघ होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है निम्नलिखित में सम्मिश्र भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? तो ऑप्शन है ए एक राज्य संघ, बी अर्ध संघीय, सी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ, डी अंशतः एकात्मक तथा अंशतः संघीय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ। ठीक है,
संविधान में जो संयोजित भारत का जो वर्णन किया गया है वो कैसे किया गया है? यही तो है भारत। भारत क्या है? भारत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ है। सभी को पता है ये, ठीक है। बस क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, जब पेपर आता है तो हम वहाँ पे हमारे दिमाग से उतर जाता है कि ये जो पूछा गया है सम्मिश्र संयोजित ऐसे करके लिख के, तो क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। समझने की कोशिश करें तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किंतु यह परिसंघ इकाइयों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है तथा किसी भी संगठक इकाई को उससे अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। कोई भी इकाई मतलब कोई भी राज्य या संघ राज्य उससे अलग नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में ये घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। क्या है बताइए? बताया था अभी आपको। ए राज्यों का संघ, बी एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, सी संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, डी संघीय राज्य। क्या है? तो पहले से बता रखा है। अच्छा, आपको कमेंट में जरूर बताने हैं आपको कि आपने मुझसे पहले कितने आंसर सही कर दिए थे, वो आपको कमेंट में बताने हैं, ठीक है। तो क्या है ये, इसका ए आंसर ठीक है। ये क्या है? राज्यों का संघ है। मतलब इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ठीक है, तो अभी बताया था क्या कहा गया है। ए परिसंघ, बी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, सी महासंघ, डी राज्यों का संघ। तो क्या कहा गया था? अभी आपको बताया था, डी कहा गया था, राज्यों का संघ, ठीक है। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? ए सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, बी सरकार का संघीय स्वरूप, सी सरकार का समाजवादी स्वरूप, डी सरकार का एकात्मक स्वरूप। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी। बार बार बताया हुआ है आपको, सरकार का संघीय स्वरूप, ठीक है। सरकार का संघीय स्वरूप। अब क्या है, थोड़ा सा बता देते हैं। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। यह विभाजन प्रायः एक संविधान द्वारा किया जाता है, जो देश की सर्वोच्च विधि होती है। क्योंकि सरकार की शक्तियों का विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा होता है, ठीक है, जिससे विभिन्न सरकारें एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें। इसीलिए हमारा पूरा संविधान लिखित है कि कोई भी किसी का वो ना करे। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है। तो दोस्तों, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में ऑप्शन है आपका ए 5, बी 7, सी 8, डी 6। तो दोस्तों, आपका जो सही ऑप्शन है वो है 8, ठीक है। तो दोस्तों, 7 तो पहले से थे, सबको पता है कि 7 पहले से थे, ठीक है। तो 8वां नया कौन सा बना है वो आप लोगों को हमें कमेंट में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में कितने राज्य हैं? भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो भारत संघ में के राज्य के लिए जो है क्या क्या ऑप्शन है? ए 28, बी 27, सी 30, डी 29। तो भारत संघ में कितने राज्य हैं बताइए आप लोग। तो भारत संघ का जो सही आंसर है, तो भारत संघ में कुल 28 राज्य हैं, ठीक है। 28 से बढ़ के 29 हो गए थे, फिर 29 से फिर से 28 हो गए। तो आपको कमेंट में बताना है कि जो फिर से 29 से 28 हुए हैं, तो वो कौन सा राज्य है जो खत्म हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीपी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? ये आपको बताना है। ऑप्शन है ए 1973 में,
डी 1971 में, सी 1970 में, डी 1972 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1973 में। ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। ठीक है। तो जो लक्का द्वीप और मिनिकॉय और अमीन द्वीप, जो द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया था, वो वर्ष 1973 में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो संघ राज्य क्षेत्र में से क्या शामिल नहीं है? ए लक्षद्वीप, बी अंडमान और निकोबार, सी पंजाब, डी दिल्ली। इसका जो सही आंसर है वो है पंजाब। बाकी जो है लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार और दिल्ली, ये जो तीनों हैं वो संघ राज्य क्षेत्र में शामिल हैं। ये तीनों ही संघ राज्य क्षेत्र हैं, जबकि पंजाब जो है एक स्टेट है, राज्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से ऑप्शन है ए 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, बी 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, सी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, डी 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। तो जब 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, उस समय कितने राज्य बने थे? आप बता सकते हैं क्या? बताइए। तो आप लोग अपने अपने आंसर कमेंट में लिख के भेजें। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1956 में कि इसमें 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। इसका जो है ऑप्शन सी बिल्कुल ही ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ उसको। 1956 में राज्यों का जो पुनर्गठन करने थे 14 राज्य, और 14 राज्य कौन कौन से बने थे? वो थे आपके आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। ठीक है। और 6 क्रमशः जो जो आपके वो बने थे, संघ राज्य क्षेत्र बने थे, वो आपके थे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन है ए मत देने का अधिकार, डी जीवन का अधिकार, सी चुनाव लड़ने का अधिकार, डी सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। तो जो मत देने का अधिकार है, ये आपका राजनीतिक अधिकार है ही है। ठीक है। जीवन का अधिकार जो है ये आपका जो है राजनीतिक अधिकार नहीं है, इसीलिए बी जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक है। बल्कि चुनाव लड़ने का अधिकार जो है वो भी आपका एक राजनीतिक अधिकार है। सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का जो अधिकार है वो भी आपका जो राजनीतिक अधिकार आता है, लेकिन जो जीवन का अधिकार है वो राजनीतिक नहीं है। ठीक है। तो जीवन का जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 21 में आता है। ठीक है। जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। तो ये क्या है? ये आप मौलिक अधिकार है। ठीक है। विकल्पों में दिए गए अन्य अधिकार राजनीतिक अधिकारों से सम्मिलित हैं, जबकि ये जो है नहीं है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? ऑप्शन है ए 1952, बी 1976, सी 1979, डी 1981। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा आंसर बी 1976। ठीक है। जो 1976 है वो बिल्कुल सही आंसर है। कैसे हुआ था ये? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जो 22वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़कर भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, जिनकी संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद से 11 हो गई है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो जो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1952 को, सी 15 अगस्त 1948 को,
डी 26 नवंबर 1949 को। तो ये सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1946 को, सी 26 जनवरी 1949 को, डी 31 दिसंबर 1949। बताइए। इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है आपका, है ना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ऑप्शन ए भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी, बी इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था, सी इस दिन भारत गणतंत्र बना था, डी इस दिन संविधान में पहला संशोधन पारित किया गया था। तो जो इसका जो आंसर है क्या है, बताइए आप लोग। इसका जो है आंसर बी बिल्कुल सही है, पहले भी बता चुके हैं, इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। ठीक है, इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था, इसीलिए जो है 26 नवंबर 1949 को ये हमारे संविधान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्या है, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था, तो प्रारूपण कब पूरा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर, और डी 30 नवंबर 1949। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बताइए। संविधान का प्रारूपण कब पूरा हुआ? तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं और जो है फिर से बता दे रहे हैं कि ये जो हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ। तो जो समग्र रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, ये भी आपको बता बता चुके हैं। तो इसका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 15 अगस्त 1948 को, डी 26 नवंबर 1949 को। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही ठीक जो है इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ठीक है, इसका संवैधानिक सलाहकार कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी सर बी एन राव, डी श्री के एम मुंशी। तो यहाँ पर बात पूछी गई है कि संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो जो संवैधानिक सलाहकार था वो सर बी एन राव थे। ठीक है, सर बी एन राव इसके जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। थोड़ा सा बता देते हैं, भारत की जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को उसकी बैठक हुई, सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। चलिए बता दूं कि ये जो बैठक हुई थी वो सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, जो कि इसके अस्थायी सदस्य थे। स्थायी सदस्य नहीं थे। स्थायी सदस्य कौन, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसके स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य तथा सर वी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, कब? 11 दिसंबर 1946 को जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संवैधानिक सभा का अध्यक्ष और सर बी एन राव को संवैधानिक सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन के चलते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? कब? भारतीय संविधान की रचना के समय।
तो कौन था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी एन राव, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो दोस्तों ये बिल्कुल अभी बताया है, ठीक है, कैसे घुमा के आ जाता है वो आपने देख लिया ना। तो प्रश्न ऐसे अगर आ जाता है तो भी आपको बी एन राव ही लिखना है, इसका भी आंसर बी एन राव ही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। ठीक है, अब संघीय जो प्रकार है शासन का एक गंभीर दोष क्या है? आपका ऑप्शन है ए सत्ता का खतरा, बी सत्तावादी शासन, सी स्थानीय हितों की उपेक्षा, डी अकुशल प्रशासन। तो इसमें सब संघीय जो प्रकार है इसके शासन का गंभीर दोष ये है कि ये क्या है, इसमें पृथकता का खतरा रहता है कि कोई भी स्टेट या कोई भी संस्थान अलग ना हो जाए, ठीक है, संघ से, कि वो मांग करने लगे कि नहीं हमें अलग होना है ना, अलग अपना देश बनाना है, अलग वो बनाना है, ऐसे करके, ठीक है। तो जो है सबसे बड़ा जो गंभीर दोष है इसका यही है कि इसमें पृथकता का खतरा बना रहता है, ठीक है, गंभीर दोष का है। अब देखो थोड़ा सा बता देते हैं, संघीय शासन में शक्तियों का जो है केंद्र एवं राज्य के मध्य बंटवारा होता है, इसमें पृथकता का खतरा बना रहता है। इसके विपरीत एकात्मक शासन प्रणाली में अधिकांश शक्तियां केंद्रीकृत होने के कारण इसमें सुदृढ़ता तो बनी ही रहती है, परंतु इस पर स्थानीय हितों की उपेक्षा का आरोप लगता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो ए ऑप्शन है संसदीय प्रणाली, बी राष्ट्रपति प्रणाली, सी संघीय प्रणाली, डी एकात्मक प्रणाली। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी संघीय प्रणाली, ठीक है। तो निम्न प्रणाली में द्विसदन पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण क्या है? अनिवार्य लक्षण है संघीय प्रणाली। और क्या होता है संघीय प्रणाली में, केंद्रीय विधायिका दो सदन वाली होती है, ठीक है। यहाँ निम्न सदन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है और उच्च सदन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व होता है। इसीलिए संघीय शासन प्रणाली में द्विसदनीय पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? ए लोकतांत्रिक राज्य की, बी सर्वसत्तात्मक राज्य की, सी समाजवादी राज्य की, डी साम्यवादी राज्य की। तो ये किसकी है? ये है ऑप्शन नंबर सी समाजवादी राज्य की, ठीक है। ये आंसर सी इसका बिल्कुल ही सही है। जो समाज एक्चुअली में होता क्या है, समाजवादी राज्य में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर एक पार्टी का शासन का वर्चस्व होता है और सारी सत्ता सर्वहारा के अधिनायकत्व के नाम पर सत्ताधारी पार्टी के केंद्रीय संगठन में केंद्रित रहती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो पूर्व सोवियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया, क्यूबा आदि, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी संविधान कब हुआ था? मिनी संविधान संशोधन मतलब है कि बहुत बड़ा संविधान संशोधन हुआ होगा, उसी को तो मिनी संविधान माना जाएगा। अगर छोटे छोटे संशोधन होंगे तो मिनी संविधान तो माना नहीं जाएगा। तो आप कब हुआ था वो, ठीक है, वो आपको बताते हैं। ऑप्शन ए है सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, डी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसमें इंदिरा गांधी के टाइम पे बहुत बड़े बड़े संशोधन हुए थे और इसमें प्रस्तावना में भी चेंज किया गया था, जो कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और बता देते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान माना जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था, ठीक है। कुछ प्रस्तावना में भी संशोधन हुए थे, दो तीन चीजें जोड़ी गई थी, और भी बहुत सारे अनुच्छेदों में बहुत सारा चेंज किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर पे प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, ये कहाँ से अपनाई गई है? ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी यूएसए से,
ऑप्शन सी कनाडा से, ऑप्शन सी फ्रांस से। तो बताइए कहाँ से अपनाई गई है। ठीक है, जो एकल नागरिकता कहाँ से अपनाई गई है, ये अपनाई गई है आपकी इंग्लैंड से। ऑप्शन ए बिल्कुल ही ठीक है। भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड की संवैधानिक व्यवस्था से अपनाई गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। अगर हम दोहरी नागरिकता की बात करें तो ये किसकी विशेषता है। तो ऑप्शन ए है एकात्मक सरकार, बी संघीय सरकार, सी संसदीय सरकार, डी राष्ट्रीय शासित सरकार। तो जब दोहरी नागरिकता है तो क्या है, तो इसका मतलब है कि ये विशेषता सिर्फ संघीय सरकार की हो सकती है। ठीक है, संघीय सरकार की दोहरी नागरिकता विशेषता हो सकती है। ठीक है, संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता इसमें क्या होता है, संघ एवं राज्य को जो है, ठीक दोनों को हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, संघ की अलग है और राज्य की अलग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो इसके लिए क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन ए 2, ठीक है, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 2। ठीक है, क्या है थोड़ा सा बता देते हैं इसमें। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, ये प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक समाहित हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संघनाद निकट है। तो भारतीय जो संघनाद है वो किसके निकट है। ऑप्शन ए नाइजीरिया के, बी ऑस्ट्रेलिया के, सी कनाडा के, डी यूएसए के। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कनाडा के। भारतीय संविधान कनाडा के निकट है। ठीक है, और जो भारतीय संविधान सभा ने अमेरिकी अमेरिकी या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को न अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया। पता है कहा जाता है कि भारतीय संविधान कनाडा के निकट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। ठीक है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। तो ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी यूनाइटेड किंगडम, डी फ्रांस। संघीय प्रणाली कहाँ से ली है, अभी बताया था ये ली है कनाडा से। अगर सवाल ऐसे भी पूछा जाए तो भी आपको कनाडा ही करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, भारतीय संविधान की योजना किसके संविधान से ली थी। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी आयरलैंड, डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कनाडा। भारतीय संविधान ने भारतीय भाषण की योजना, अगर सवाल ऐसे ही पूछा जाए तो भी आपको यही लिख के आना है। कनाडा के संविधान सख्त केंद्र के साथ संघात्मक स्वरूप को अपनाया गया है। यद्यपि भारत में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, किंतु अमेरिकी संविधान की भांति दोहरी नागरिकता के प्रावधान को देश हित में नहीं अपनाया गया है। ठीक है, दोहरी नागरिकता से क्या हो सकता था, दोहरी नागरिकता से द्रोह भी हो सकता था कि हमें अपना राज्य अलग करना है। ठीक है, तो इसी के साथ में ये वाला जो क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। आप लोगों ने कितने सही आंसर दिए हैं वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और जो है कुछ क्वेश्चन आपको जो पूछे गए हैं वो भी आप आंसर हमें दें। ठीक है, और हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो हर बार आपसे मिलते रहें और आप उनको देख पाएं। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद।